अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी कर रहे हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। हमने अपने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था एसी थ्रू रेजिस्टर। अब यहाँ पे अगर हम अपने सर्किट में कैपेसिटर यूज़ करें, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस हम कोई डीसी सोर्स कनेक्ट कर दें, यहाँ पे ये एसी लगाया हुआ है, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे एसी सोर्स की बजाय अगर कोई डीसी सोर्स कनेक्ट कर दें और साथ में कोई बल्ब कनेक्ट कर दें, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि डीसी कैन नॉट पास थ्रू दी कैपेसिटर। और अगर हम अपने सर्किट के अक्रॉस कैपेसिटर और बल्ब के अक्रॉस अगर एसी सोर्स अप्लाई करें, जैसे हमने ये कनेक्ट किया हुआ है, तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। इट मीन्स एसी पास थ्रू दी कैपेसिटर, कि अगर हम अपने सर्किट के अक्रॉस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो एसी का फ्लो होगा, लेकिन डीसी का फ्लो नहीं होगा। अब आप लोगों को पता है कि हम जो साइनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक। तो अगर हम एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर क्या होगा, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। इट मीन्स कि कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। ये नहीं होगा कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया और उसके बाद फ्लो रुक गया, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसीलिए हमारा कैपेसिटर भी कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा। अब जैसे ही हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है, अब इस ग्राफ को आप लोग गौर से देखें कि ग्राफ में ये हमारे पास कौन सी कर्व आ गई है, वोल्टेज की, ठीक है। और ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये चार्ज, और ये जो बोल्ड लाइन है ये किसकी है, करंट की। अब जब हमारा ओपन सर्किट था तब करंट का फ्लो क्या था, ज़ीरो। लेकिन जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई की तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाई की, एसी सोर्स अप्लाई किया, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम, ठीक है। अब इस ग्राफ को आप लोग गौर से देखें, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, इसके साथ साथ चार्ज भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होते जाएंगे, चार्ज भी इंक्रीज़ होता जाएगा और हमारा कैपेसिटर क्या होता जाएगा, चार्ज। जब वोल्टेज मैक्सिमम होंगे तो हमारा कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज। जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो तकरीबन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, लेकिन जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल क्या होगा, हाई। जब यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, तो क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये थी, ठीक है। ये पॉइंटर को आप लोग गौर से देखें कि जब चार्ज हो रहा था तो करंट की डायरेक्शन क्या थी, लेकिन जब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो तब करंट का फ्लो क्या हो गया, ज़ीरो, और करंट की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। उसके बाद वोल्टेज क्या हो गए, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अल्टरनेटिंग सोर्स की पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, वोल्टेज फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो गए, चार्ज फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और कैपेसिटर फिर चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। बट दिस टाइम द पोलैरिटीज़ आर रिवर्स। और जब ये फिर फुली चार्ज हो गया तो उस टाइम करंट की वैल्यू फिर क्या हो गई, ज़ीरो। ग्राफ में देखें करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई। The current flow because the plates are continuously charge and discharge। अब एक रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
ठीक है, चार्ज और वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप था Q इज इक्वल टू CV। तो हमें पता है कि अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लें हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स की तो क्या होगी, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और Q किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू CV के। यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। V की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या आ गया, Q इज इक्वल टू CV0 साइन ओमेगा टी। अब इन दो इक्वेशंस में साइन फंक्शन क्या आ गया, सेम। इट मीन्स कि बोथ कर्व्स वेरी एट द सेम इंस्टेंट, और दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस क्या आ गया, 0। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती जाएगी वैसे ही करंट भी चार्ज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी बिल्कुल उसी तरह चार्ज की वैल्यू भी कम होती जाएगी। और अगर हमने फाइंड आउट करनी हो करंट की वैल्यू, तो करंट हमें पता है कि करंट किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम। किसके इक्वल है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमें करंट की वैल्यू किससे पता लगेगी, स्लोप से। Thus the slope of I at any instant is slope of QT curve। अगर हम चार्ज और T के QT कर्व ड्रॉ करें, कि चार्ज और टाइम की कर्व ड्रॉ करें, ये देखिए टाइम हमने लिया हुआ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और Q है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये हमारे पास ये जो कर्व आ गई ये कौन सी है, QT कर्व। अगर हम इस कर्व का स्लोप लें किसी भी इंस्टेंट पे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, करंट की वैल्यू। अब आप मेरी बात गौर से सुने कि जब वर्टिकल हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर इस पॉइंट पे मैं वर्टिकल स्लोप ड्रॉ करती हूँ, वर्टिकल यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। और यहाँ पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्लोप ड्रॉ करती हूँ, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब अगर यहाँ पे मैं स्लोप ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे इसके स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। इसी तरह जहाँ जहाँ वोल्टेज और करंट की वैल्यू मिनिमम है वहाँ करंट, वोल्टेज और चार्ज की वैल्यू मिनिमम है वहाँ करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए कंसीडर करें, अब पॉइंट ए पे देखें कि करंट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, वो एंगल क्या आ गया, पाई। ठीक है, यहाँ पे एंगल पाई आ गया और वोल्टेज का यहाँ पे एंगल क्या आ गया, π/2। ठीक है, The phase of the alternating voltage at A is π/2 but the phase of the current is π। तो दोनों के दरम्यान डिफरेंस क्या आ गया, 90 का या फिर π/2 का। It means current leads the voltage by π/2 या फिर current leads the voltage by 90 डिग्री, या फिर ये भी कह सकते हैं आप voltage lags behind the current by π/2 या फिर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। इन ब्रीफ के अगर हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होगा
करंट लीड करेगा। एक आसानी से अगर आप लोगों ने बच्चों याद रखनी हो बात, तो कैपेसिटर क्या है, C, ठीक है, और करंट भी किससे स्टार्ट होता है, C से। तो इट मीन्स कि क्या हो गया, ये C की वजह से याद रखिएगा कि करंट हमेशा लीड करेगा कैपेसिटर में, ठीक है। जब AC थ्रू कैपेसिटर होगा हमेशा करंट लीड करेगा। तो अब हम इनको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि दोनों के दरमियान करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, और फेज डिफरेंस क्या आ गया इनके दरमियान, 90 डिग्री, ठीक है। ये इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब आगे आ गया रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। कोई भी सर्किट यूज़ करें तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ऑपोजिशन का फिनोमिना आ जाता है। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब रिएक्टेंस किसकी इक्वल आ गई, V/I के। V क्या चीज़ है, RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और I क्या है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू कैपेसिटर। रिएक्टेंस का यूनिट ओहम होगा, ठीक है, और रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। 1 फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। X इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। अब इस फॉर्मूले में आप देखें कि रिएक्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे और कैपेसिटेंस पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस क्या होगी, कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कैपेसिटर की रिएक्टेंस हाई होगी, इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस हाई होगी लो फ्रीक्वेंसी पे, thus the magnitude of the opposition offered by it will be large and the current in the circuit will be small। अब जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो रिएक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। जब रिएक्टेंस ऑपोजिशन ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस क्या होगी, कम, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। थैंक यू।